आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की लेसन नंबर सेकंड की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो चैप्टर है इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ भी आप सभी के एमसीक्यू 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 6 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहली बात तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम ये जानते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का क्या मतलब होता है। तो आपको मैं बता दूं, आपने जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो आप, तो इससे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको कहते हैं हम शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के काल में क्या था कि पूरी दुनिया 2 भागों में बटी थी। वैसे तो 3 भाग थे इसके, 2 भागों में बटी थी। एक तरफ यूएसए यानी अमेरिका का वर्चस्व था, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर इसका वर्चस्व था, और तीसरा अगर हम बात करें तो नीम यानी गुटनिरपेक्ष। ये वो देश थे जो हाल फिलहाल में आज़ाद हुए थे। इसकी बात नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा। मेनली अगर हम देखें शीत युद्ध के काल में पूरी दुनिया जो थी 2 भागों में बटी। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ खत्म हो जाता है, तो पूरी दुनिया पे जो वर्चस्व है या पूरी दुनिया पे जो ताकत है या पूरी दुनिया की जो सत्ता है वो केवल अमेरिका के हाथ में चली जाती है। लेकिन हम जैसे ही सन 2000 के आसपास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश नहीं रहा जिसका पूरी दुनिया पे दबदबा है। अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे देश या बहुत सी ऐसी दुनिया के ताकतवर समूह बन गए थे जो अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर दे सकते हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं देशों की चर्चा करेंगे जो अमेरिका के वर्चस्व के सामने अवरोध हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर अमेरिका के वर्चस्व से बचना हो तो आज हम इन देशों से अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। हालांकि विश्व की राजनीति में आज भी अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमारे पास सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं। अगर हम अमेरिका के वर्चस्व में नहीं जाना चाहते या अमेरिका के वर्चस्व से हटना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। अब इस चैप्टर में जैसे आपको ईयू बताया गया है, ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। दूसरे नंबर पे आप लोगों को आसियान के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तीसरे नंबर पे आपको ब्रिक्स के बारे में बताया गया है। फिर जापान के बारे में बताया गया है। फिर जापान के बाद में आपका दक्षिण कोरिया के बारे में बताया गया है। तो ऐसे कई सारे देश हैं जिनके बारे में, जिन्हें हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि जो विश्व की राजनीति है, विश्व की राजनीति है, उस पर केवल और केवल अमेरिका का ही वर्चस्व नहीं, या फिर किसी एक देश का वर्चस्व नहीं, बल्कि एक से कई ज्यादा देशों का वर्चस्व है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शीत युद्ध के पश्चात विश्व में ऐसे संगठन और ऐसे देश उभर के आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्तमान समय में केवल अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे 2 देश नहीं है जो विश्व की राजनीति में अपनी भूमिका निभाए। आज ऐसे बहुत सारे देश हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स, जापान, दक्षिण कोरिया, ये वो देश बताए जो विश्व की राजनीति में अमेरिका के अलावा भी अपना दबदबा रखते हैं। अब इसमें एक नाम तो मैंने आपको अभी तक लिखवाया नहीं, इसका नाम है चीन। चीन वो देश है जो अमेरिका को पूरी टक्कर देता है, और ये अनुमान लगाया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कि 2040 तक अगर चाइना जिस स्पीड से अभी बढ़ रहा है, अगर उसी स्पीड से बढ़ता रहा तो लगभग एक अप्रोक्सीमेटली डाटा रखा गया है कि 2004 पुरानी जो बुक है उसमें मिलेगा ये डाटा, आपको नई बुक में नहीं मिलेगा, जो 2040 तक वो अमेरिका को भी विकास में पीछे छोड़ दे, यानी अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो अमेरिका के लिए ये बड़ी चिंता का विषय हो गया है। और अमेरिका क्या कर रहा है कि लगातार चाइना को पूरे विश्व की राजनीति में कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, बट चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब एक एक करके हम उन देशों के बारे में चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कहे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आता है यूरोपीय संघ का नाम, जिसे इंग्लिश में हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं और हिंदी में यूरोपीय संघ बोलते हैं और शॉर्ट में ईयू बोलते हैं। तो आपसे अगर ईयू का पूरा नाम पूछे तो आप यूरोपीय संघ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पेपर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली उसी के साथ डील करेंगे। सबसे पहली बात तो याद रखना है कि यूरोपीय संघ की आपसे विशेषता पूछी जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई यूरोपीय संघ की विशेषताओं को बताइए, या ऐसे पूछा जाएगा विशेषताओं को बताइए, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो यूरोपीय संघ को खास बनाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा और ये 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और ये 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन बना कैसे। क्या हुआ कि जब शीत युद्ध चल रहा था 1948 के आसपास, तो उस समय
आपको ये पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है, दूसरा विश्व युद्ध चला है। और इस वर्ल्ड वॉर को देखें तो मुख्य रूप से ये यूरोप में हुआ। कहाँ पर हुआ? यूरोप में हुआ। और वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है? वर्ल्ड के ज्यादातर देश इसमें क्या थे? शामिल थे। तो वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है? वर्ल्ड के ज्यादातर देश इसमें शामिल थे। अगर आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में ज्यादा देखना है तो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, उसके बारे में मिल जाएगा। तो यूरोप में इसका ज्यादा प्रभाव रहा। बहुत सारे देश ऐसे थे, देखो 6 सालों तक युद्ध चला, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई, देश तबाह हो गए, देश में भुखमरी आ गई, देश की सरकारें गिर गई। पूरा देश पहले युद्ध से पहले कुछ और था, एकदम विकसित, डेवलप, बहुत सुंदर सा देश, और युद्ध के बाद पूरी उसकी काया पलट गई। तो हम क्या देखते हैं कि यूरोप के देशों में युद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब भाई युद्ध तो 1945 में हो गया खत्म, लेकिन 1948 आते आते दो ताकतवर देश, एक तो आपका यूएसए था, अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन था? आपका यूएसएसआर। दोनों के दोनों देश चाह रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा देश हमारे साथ जुड़ जाए। तो यूरोपियन यूनियन के निर्माण में अमेरिका की मुख्य भूमिका है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया? जो पश्चिमी यूरोप के देश थे जो अमेरिका के साथ थे, उन देशों की एक मदद करी कि भाई आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे ना तो हम आपकी अर्थव्यवस्था जो युद्ध की वजह से खराब हो गई है, आपके देश के अंदर जो सरकारें स्थिर नहीं है, आपके देश में जो आतंक का माहौल है, आपके देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, हम सारी व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ रहना पड़ेगा। अमेरिका ने ये बात कहते हुए 1948 में मार्शल योजना शुरू करवाई। 1948 में मार्शल योजना शुरू करवाई, और इसका नाम मार्शल योजना इसलिए रखा क्योंकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, उनके नाम से ये योजना चलाई गई। उनका कहना था कि अगर हमने इनकी मदद नहीं करी ना तो ये सारे देश क्या करेंगे? जाकर उसके साथ मिल जाएंगे, सोवियत संघ के साथ मिल जाएंगे। तो सोवियत संघ के साथ ना मिले, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनकी मदद करना पड़ेगा, और इनकी मदद करी गई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, OECC, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की गई और यूरोप में मदद दी गई। मार्शल योजना चलाई गई। इस मार्शल योजना के तहत यूरोप के देशों को, 12 देशों को, जो नाटो के मेंबर थे, किसके मेंबर थे? पहला चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं है, शीत युद्ध वाला, आपकी बुक से तो डिलीट है। अगर आप पढ़ते तो आप नाटो के बारे में पढ़ते, लेकिन मैं बता देता हूँ, अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर एक समझौता किया था शीत युद्ध के काल में, जिसे बोलते हैं नाटो। उस समझौते में यह था कि अगर हम पे कोई भी हमला करेगा तो हम सारे मिलकर जवाब देंगे, मतलब हम सब पे ही हमला मान लेंगे। जैसे ग्रुप नहीं बना लेते कि हमारी अगर किसी एक की भी लड़ाई हुई तो हम सारे मिलकर मारेंगे भाई उसको। तो अमेरिका और जो यूरोप के जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के, उन्होंने एक संधि कर ली जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये नाम है। और उन्हीं देशों की अमेरिका ने मदद करी जो अमेरिका के साथ थे। सीधी सी बात है, अगर आपको किसी की मदद करने के लिए कही जाए तो आप किसकी मदद करोगे? आप भी कहोगे जी मैं मदद केवल उसकी करूंगा जो मेरे साथ, जो मेरी मदद, मैं उसकी मदद करूँ। तो इस तरीके से 1949 में इन्होंने क्या किया? एक और परिषद बना ली जिसका नाम था यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग, ये हुई। इसके बाद 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि यूरोपीय राजनीतिक परिषद की स्थापना कब हुई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो ये आप एक एक नंबर के लिए इसको याद रखोगे। इसके बाद में 1992 में मॉस्ट्रिक्ट संधि, एक जगह का नाम है, उसी के नाम पे संधि हो गई। मॉस्ट्रिक्ट संधि कब हुई? 7 फरवरी 1992 में, और इसके बाद में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं। अब यूरोपीय संघ में कुछ ऐसे देश हैं जो जब स्थापना हुई, यानी 1992 में जब स्थापना हुई, तो ये पुराने देश थे इसके, और कई देश इसमें ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, तो उसके लिए कहे गए नए देश। ठीक है भाई, नए देश कौन से, पुराने देश कौन से, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको यूरोपियन यूनियन देखना है तो ये यूरोपीय मैप है, यह यूरोप का पूरा मैप। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह यूरोप, यह पूरा यूरोप, इसमें ये सारे देश मिलकर, ये सारे देश मिलकर क्या करते हैं? देखो ये सारे के सारे, स्पेन है, इधर फ्रांस है, ब्रिटेन है, फिर जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। इसमें कुछ देश तो ऐसे हैं जो नए हैं, और इसमें कुछ देश तो ऐसे हैं पुराने हैं। ठीक है भाई, तो इसके पुराने देश ऐसे हैं जो शुरुआत में ही थे, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन, ये पुराने देश हैं। पेपर में आता है पुराने देश, मैप में भी आता है बहुत बार।
और आपसे आपके टीचर टेस्ट में या पेपर में भी पूछ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो पुराना सदस्य नहीं है। अब नए देश कौन कौन से जुड़े हैं इसमें, तो नए देश के नाम भी देख लो, ये भी आता है पेपर में, जैसे एस्टोनिया, लेताविया, लिथुआनिया। ये तीनों देश याद रखना है आप सभी को, इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक गणराज्य। हर पेपर में आ जाए बाल्टिक गणराज्य किसे कहते हैं, तो आप बोल देना एस्टोनियो, लिथाविया और लिथुआनिया। ये 3 देश कौन से हैं, बाल्टिक देश। ये भी नए देश हैं, यूरोपीय संघ में शामिल हुए, यानी जब स्थापना हुई थी तब इसके मेंबर नहीं थे, बाद में बने, इसीलिए इनको क्या कह दिया, नए देश। पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवानिया। वर्तमान समय में इसमें कितने देश हो गए टोटल, एक देश इसमें ऐसा भी है जो इसका सदस्य था संस्थापक देशों में, ये शुरू में था, लेकिन 2016 में वो बाहर निकल गया। कब निकल गया, उसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है, क्या नाम है, ब्रिटेन। ब्रिटेन 2016 में क्या होता है कि भाई यूरोपीय संघ से अलग हो जाता है, और इसे ही ब्रेक्जिट कहते हैं। ब्रिटेन का क्या हो जाना, एग्जिट हो जाना। जो आपका ब्रिटेन है वो क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, और इस एग्जिट की वजह से इसको क्या बोल देते हैं, ब्रेक्जिट। ब्रिटेन का एग्जिट होना यानी ब्रिटेन का बाहर निकल जाना एग्जिट कहलाता है। अब वो यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं है, अब वो यूरोपीय संघ से क्या है, अलग है। अब आपके मन में बार बार सवाल आ रहा है, भैया यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ क्या खासियत है यूरोपीय संघ। तो ये आपने अभी वर्ल्ड मैप में देखा कि ये अगर आप देखोगे इनको जनरली, तो ये अलग अलग देश हैं। जैसे स्पेन पे क्लिक करता हूँ मैं आपके सामने, तो ये स्पेन है, ये स्पेन है, इतना सा स्पेन है। आप इनको देखोगे तो ये फ्रांस है, ये जर्मनी है। इन देशों की सीमा है, अलग अलग बाउंड्री है, लेकिन इन सब देशों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है कि अगर मैं एक इंडियन हूँ, अगर मैंने यूरोप का वीजा ले लिया तो मैं स्पेन में भी जा सकता हूँ, फ्रांस में भी जा सकता हूँ, जर्मनी में भी। कि अगर हमारे देश में जैसा है कि आप इंडिया में आते हो तो आप दिल्ली भी जा सकते हो, आप उत्तर प्रदेश भी जा सकते हो, आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो, जब तक आपका वीजा है। लेकिन ये अलग अलग देशों ने मिलकर करा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि देशों ने मिलकर ऐसा कर लिया। हमारे देश में तो ट्रेन में सामान ले जाने से पहले भी कितनी चेकिंग होती है, कितना क्या होता है, और लोग तब भी बंदूक या जो इलीगल चीजें एक जगह से दूसरी जगह कितनी बार ले जाते रहते हैं, है ना। तो यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई ये आपस में एकता वाला देश है। यूरोपीय संघ ने अपने कुछ एकता के लिए कुछ काम कर रखा है। सबसे पहली बात तो इसने वीजा मुक्त कर रखा है, कह रखा है कि यूरोप का अगर वीजा किसी को मिल जाएगा तो वो पूरे यूरोप में किसी भी देश में जा सकता है। जैसे ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया तो ब्रिटेन नहीं जा सकता, जो जो इसका मेंबर है उस देश में वो क्या कर सकता है, जा सकता है। दूसरी बात, इन सब ने अपनी एक समान करेंसी बना ली है, सबकी एक ही करेंसी है जिसका नाम है यूरो। हर एक देश में चलेगा यूरो इनके, चाहे ब्रिटेन चले जाओ, ब्रिटेन में तो खैर नहीं चलेगा, ब्रिटेन में पाउंड चलता है। क्या चलता है ब्रिटेन में, बाकी फ्रांस चले जाओ आप, चाहे आप जर्मनी चले जाओ, चाहे आप स्पेन चले जाओ, चाहे आप हंगरी चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रिया चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ जो इसके मेंबर है, आप वहां पर सीधा यूरो में खरीद बेच सामान कर सकते हो, ठीक है। बाकी इनकी कंट्री की करेंसी अलग अलग है, हर किसी की अलग अलग भी है। जैसे लीरवे है, कहीं लीरवे चलती कहीं कुछ चलती है, लेकिन इन्होंने एक करेंसी बना ली जो हर कोई एक्सेप्ट कर ले, उसका क्या नाम है, यूरो। इसके अलावा तो इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई अपनी सुरक्षा और विदेश नीति भी कॉमन कर रखा है। अब सीधी सी बात है, एक बात सोचो, भारत और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, क्या कोई पाकिस्तानी व्यक्ति बिना परमिशन के इंडिया में आ सकता है, बोलोगे नहीं आ सकता, दुश्मन देश है, क्या पता वो आतंकवादी हमला कर दे। क्या भारत का कोई जा सकता है, बोलोगे वहां नहीं जा सकता। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुरक्षा का अभाव है। लेकिन हम वही बात करते हैं जब यूरोप की, तो यूरोप में ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग इजीली वहाँ जा सकते हैं। इन्होंने संधि इस हिसाब से कर रखी है, और सुरक्षा की व्यवस्था भी सोचो इस हिसाब से कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम दिल्ली से यूपी चले जाते हैं, हमारी कोई जांच नहीं होती, कोई जान पहचान, वैसी वहाँ पर सोचो कितनी कितनी सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो इन्होंने अपनी सुरक्षा नीति और अपनी विदेश नीति भी ऐसी बना रखी है। इसके बाद में यूरोपियन यूनियन की कुछ विशेषताएं बताई गई है, देखो नीचे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया आपका कि इन्होंने अपने कुछ मामले ऐसे, इन्होंने अपनी न्याय के मामले भी, यानी अपनी एक कोर्ट भी बना रखी, कोर्ट। इन्होंने अपना पार्लियामेंट भी बना रखा है, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। इन्होंने अपनी संसद भी बना रखी है, इसने अपनी न्यायालय भी बना रखी है।
कि कोई अगर अपने देश के फैसले के न्यायालय से खुश नहीं है तो वहाँ पर भी इन्होंने अपनी संसद भी बना रखी है, अपने कानून भी बनाते हैं सभी देशों के लिए। हर देश से लोग चुन के जाते हैं वहाँ पर। देश की तो सरकारें हैं ही हैं, अब पूरे यूरोप की भी सरकारें सोचो। अब इसकी खासियत क्या है? तो भाई सबसे पहली बात तो ये धीरे-धीरे पहली बात तो इन्होंने ये आर्थिक संगठन बनाया था कि हमारे आपस का व्यापार बढ़ेगा, हम आपस में क्या करेंगे? सहयोग बनाएँगे। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? लेकिन धीरे-धीरे ये संस्था कैसी होती जा रही है? राजनीतिक। राजनीतिक संस्था बनने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर धीरे-धीरे इन्होंने देखो कोर्ट बना ली, इन्होंने अपनी संसद बना ली, नियम बनाते जा रहे हैं। इन्होंने बेसिकली ये पहले इंटीग्रेशन यानी जो एकता करी थी इन्होंने ये एकता इसलिए करी थी ताकि हमारा व्यापार बढ़ सके आपस में। लेकिन व्यापार इनका क्या हो रहा था? व्यापार बढ़ ही नहीं रहा था। फिर धीरे-धीरे व्यापार बढ़ा इनका, इन्होंने कॉमन मुद्रा तक बना ली अपनी, व्यापार बढ़ा, सब कुछ हुआ और फिर धीरे-धीरे आज ये धीरे-धीरे राजनीतिक संस्था बनती जा रही है। कैसे बनती जा रही है? राजनीतिक संस्था। आगे कहता है कि इसने देखो यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा है। अब एक देश की तरह ही तो काम कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब कुछ कर रहा है, सब कुछ मॉनिटरिंग। इसका अपना क्या है? एक झंडा है खुद का जो 12 स्टार वाला है। मैंने आप लोगों को यूरोपीय संघ का झंडा दिखाया, बुक के अंदर दिखाया हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान है इसका। इसकी स्थापना दिवस है, आपने देखा था ना 7 नवंबर को स्थापना हुई थी 1992 में। और अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम क्या है? यूरो। इसने अपनी विदेशी मामलों को निपटाने के लिए एक अलग से आयोग बना दिया है। इसके झंडे में 12 सितारे हैं और 12 सितारे लोग जो हैं ये इस बात को दिखाता है कि ये मेल मिलाप वाले देश हैं। कैसे देश हैं ये? मेल मिलाप वाले देश हैं। ये इनकी एकता, समग्रता, पूर्णता और मेल मिलाप को क्या करता है? दर्शाता है। आगे बता रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों ने अपना खुद का संविधान बनाने की कोशिश करी। आपके पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है कि यूरोपीय संघ के देश है वो किस काम में नाकामयाब रहे? तो वो संविधान बनाने में नाकामयाब रहे। 2003 में इन्होंने प्रयास किया और बार-बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये असफल हो जा रहे हैं। ठीक है भाई? अब यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव है। अब यूरोपीय संघ है इसका इसका प्रभुत्व कहाँ दिखता है? तो ये अगर हम सभी देशों का व्यापार मिला दें, यूरोप के सभी देशों का अगर हम क्या कर दें? व्यापार मिला दें, तो हमको ये दिखता है कि ये दुनिया में अमेरिका से ज़्यादा व्यापार करता है। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन जो है वो 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा का था। आपकी पुरानी बुक में तो ये भी बताया गया है कि विश्व के व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी करता है ये। इसके साथ-साथ अमेरिका का जो डॉलर है, अमेरिका का क्या है? डॉलर, उसके लिए ये खतरा बन चुकी है। इसके बाद में विश्व के व्यापार में देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी करता है। यानी अमेरिका का जो डॉलर है आज के वर्तमान समय में 80-85 रुपए के आसपास है। आप गूगल पे चेक कर लेना। और जो यूरोपियन यूनियन है ये 89 से प्लस है, यानी 90 से प्लस है। उसकी वैल्यू जो यूरो की वैल्यू है, 1 यूरो की वैल्यू 1 डॉलर से भी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो कि व्यापार में इसकी करेंसी की ज़्यादा वैल्यू है, अमेरिका की वैल्यू नहीं है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इसका मतलब वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो भारत इतना डेवलप नहीं है। भारत के 70-85 रुपए मिलेंगे, 85 रुपए लगभग भारत के मिलेंगे तो अमेरिका का 1 डॉलर बनेगा। और अमेरिका के डॉलर से भी ज़्यादा है, तो ये अमेरिका से भी ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा आर्थिक शक्ति के रूप में यूरोप, एशिया और अफ्रीका देशों पर है, यानी कई देशों में शांति समझौते करवाता भी है, ये इसकी खासियत है। राजनीतिक प्रभाव इसका ये है कि भाई इसका फ्रांस जो है, फ्रांस देश जो है वो यूएनओ की, आपने यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद। उस सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर है। पहले ब्रिटेन भी था लेकिन ब्रिटेन अब इससे क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ब्रिटेन तो रहा नहीं, लेकिन फ्रांस तो अभी भी इसका हिस्सा है। तो फ्रांस आज भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और कई इसके देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया। और भविष्य में कभी जब सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो पक्का ये दोनों देश तो जाएंगे ही जाएंगे, कन्फर्म। यूरोपीय संघ का सैनिक प्रभाव तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है इसके पास। पहले नंबर की अमेरिका के पास है, दूसरे नंबर के इसके बाद में इसका रक्षा बजट, यानी अमेरिका के बाद अगर कोई देश अगर अपने सैनिकों पे कोई कुछ खर्च करता है तो वो यूरोप के संघ के देश ही करते हैं। तीसरे नंबर पे फ्रांस जो देश है उसके पास परमाणु हथियार है। और इनकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के बाद नासा है अमेरिका की पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपका यूरोपीय संघ का स्पेस एजेंसी है, EUSA, यानी यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी, ये इनकी है।
अब यूरोपियन यूनियन की कुछ कमजोरियां भी होगी, सीधी सी बात है, तो इसकी कुछ कमजोरी भी है। सबसे बड़ी कमजोरी है कि भाई जो यूरो मुद्रा है ना, उसकी वजह से बहुत सारे देश नाराज हो रहे हैं, और यूरो मुद्रा को नाराजगी के कारण ही जो ब्रिटेन था वो बाहर निकल गया। दूसरी बात, आपने देखा कि इन्होंने 2003 में अपना संविधान बनाने की कोशिश करी, उसमें भी ये क्या रहे, असफल रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मार्गरेट थ्रेचर, उन्होंने ब्रिटेन के बाजार को अलग रखा यूरोपियन यूनियन से, कहा नहीं हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और ये विवाद रहा, इसी की वजह से ब्रिटेन इससे बाहर भी रहा था, बाहर निकल गया। यूरोपीय संघ के कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका की बात मानते हैं, अमेरिका के गठबंधन में, अमेरिका जैसा चाहता है वैसे ही करते हैं वो, तो ये भी इनकी एक कमी है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की कमजोरी क्या है, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, अमेरिका ने 2 बार इराक पे हमला किया है, एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में और एक ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में, सॉरी इनफाइनाइट रीच नहीं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था वो। 4 ऑपरेशन है, मैं चारों ऑपरेशन आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, अलग से पढ़ाऊंगा। एक है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, एक है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, एक है इराकी फ्रीडम और एक है एंड्यूरी फ्रीडम। ये 4 ऑपरेशन है, चारों के चारों ऑपरेशन अलग से पढ़ाए जाएंगे। तो जब अमेरिका ने 2 बार इराक पे हमला किया तो ये चुप था, और जहां पर ये कहता है कि विश्व में मैं शांति फैलाऊंगा, शांति बनाने की कोशिश करूंगा, वहीं और उसी समय ये क्या था, शांत रह गया जब उसको बोलना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन एग्जिट हुआ 2016 में, तो ये भी इसकी कमी है, अगर इतना अच्छा संगठन है तो भाई सदस्य बाहर क्यों निकल रहे हैं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है भाई। इट्स ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा वो यूरोपियन यूनियन के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान की स्थापना कब हुई है, 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करे थे। कितने देश, 5 देश थे संस्थापक, ये 5 देश ये रहे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये पुराने देश हैं, पुराने और संस्थापक। आसियान में कुछ नए देश जुड़े हुए हैं, ये भी कितने जुड़े हैं, 5, बेरुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये 5 नाम है। अजीब से नाम है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। जो 5 पुराने देश हैं इसके, वो इसके संस्थापक देश भी कहते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि यूरोप इसके आसियान के संस्थापक देश बताओ आसियान के, तो आपको क्या बताना है, ये पुराने देश ही बताने हैं। वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब भाई सीधी सी बात है, आसियान को भी जब स्थापना किया, आसियान पता है कहाँ पर है, देखो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये हमारा प्यारा भारत, और इसके पूर्व में यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो लाओस दिख गया, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ के देश हैं वो, भारत के मैप के, भारत ये रहा, और भारत के मैप के जस्ट, ठीक है। इन उनकी स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य बताए गए, आसियान सदस्य देश आर्थिक विकास तेजी से करना, ये अपना आर्थिक विकास तेजी से करना चाहते हैं। इसके सदस्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक क्या करना है, विकास करना है, दूसरा रीजन ये। और तीसरा, कानून और शासन, कानून और शासन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम है उसको, यानी विश्व में शांति स्थापित करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी नियम है उस नियम का पालन करना, लागू करना, तेज गति से विकास करना, और अपने कल्चर, अपनी जो संस्कृति है उसको भूलना नहीं। तो हर एक देश जब भी संगठन बनाते हुए, हमने बात करा था यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा था, विवाद हो रहा था। यही रीजन है कि ब्रिटेन क्या हो गया, इससे बाहर निकल गया, यूनाइटेड किंगडम इससे क्या निकल गया, बाहर निकल गया। लेकिन आसियान के जो 10 देश हैं, इन 10 देशों ने कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी भी विवाद नहीं होता इनका। इनका काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग का एक अच्छा मेल उदाहरण पेश किया है। इसी से इसने काफी यश कमाया, इसको ही आसियान शैली कहते हैं। यानी बिना टकराव के, बिना विवाद के, बिना लड़ाई झगड़े के सहयोग करते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत कमाया है। छोटा सा संगठन है, 10 ही देश केवल है। यूरोपियन यूनियन में हमने कितने देश देखे, 27, इसमें केवल 10 ही हैं, लेकिन इन 10 देशों में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और इसकी वजह से इसने काफी यश, यश का मतलब होता है इज्जत, कमाई है, और इसको ही आसियान शैली कहते हैं। आसियान के प्रमुख स्तंभ तो 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय, पेपर में आता है आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, तो 3 स्तंभ है। पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा है आसियान सांस्कृतिक समुदाय। सुरक्षा समुदाय का काम क्या है, ये देशों की सुरक्षा की बात करता है। आर्थिक समुदाय ये व्यापार बढ़ाने में, सहयोग बढ़ाने में इसकी बात करता है। और सामाजिक समुदाय या सांस्कृतिक समुदाय में ये कि ये अपने कल्चर को बिना भूले अपना विकास करेंगे, इसके बारे में, तीनों के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है।
आसियान क्षेत्रीय मंच जिसे बोलते हैं ARF, आसियान रीजनल फोरम, ठीक है, पेपर में ARF भी आता है, तो ARF लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम, ठीक है, या फिर फ्लोर। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई और इसका मेन मकसद क्या है, आसियान देशों की सुरक्षा और आपस का तालमेल जो है उसको बढ़ाना, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई आसियान जो है वो प्रासंगिक है या नहीं। आसियान आज भी प्रासंगिक है। कोई भी, जैसे इसमें केवल 10 ही देश हैं, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ नहीं रही है, तो लोगों का मानना है कि आसियान को ना अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि ये ताकतवर और हो सके। जैसे भारत जो है इसमें जुड़ना चाहता है, हमारा देश, लेकिन ये जोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं भारत बहुत हरामी देश है, अगर भारत को जोड़ लेंगे ना तो एक तो इसके लड़ाई झगड़े सुलझाओ, पाकिस्तान से लड़ता रहता है, चाइना से लड़ता रहता है, कुछ भारत की भी गलती है, कुछ उनकी भी गलती है। भारत की गलती है कि भारत उन्हें ज्यादा छूट देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। अभी देखो बांग्लादेश में आपको पता होगा तो शेख हसीना वहां की जो थी PM थी, उसको 15 मिनट का टाइम दिया, कहा 15 मिनट से पहले आप देश छोड़ के चले जाओ नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे। केवल 15 मिनट का टाइम, 15 या 45 मिनट का टाइम, 15 या 45 मिनट का टाइम दिया केवल उसको। अब वो फटाफट उसने अपना प्राइवेट जेट करवाया, सीधा इंडिया में आ गई। अब भारत को डर था कहीं हमने उसको अब पनाह दे दी है, कहीं वो हम पे हमला ना कर दे। ऐसा ही सीन एक बार हुआ था तिब्बत को लेकर। तिब्बत का जो धार्मिक गुरु था ना, उसको भी हमने शरण दे दी थी 1959 में, और यही कारण है फिर 1962 में चाइना से हमारा वॉर हो गया था और उसमें हम बुरी तरीके से हारे थे चाइना से। तो भारत दोबारा उस गलती को कर रहा था, लेकिन भारत भारत से खैर बांग्लादेश युद्ध में जीत नहीं पाता, इसलिए भारत ने ऐसा कर दिया। कल को भारत को भी जरूरत पड़ सकती है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना कद ऊंचा उठाना चाहता है, इसलिए भी भारत ने ऐसा कर लिया। तो कई लोग कहते हैं आसियान को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आसियान 10 देशों को लेकर ही बैठा है, इसकी सदस्य की संख्या नहीं बढ़ रही, विकास ज्यादा नहीं हो रहा इसमें। हालांकि भारत से ज्यादा डेवलप है वहां पर देश, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो रहा। देखो आसियान में मौजूदा खास तौर पर भारत और चीन को देखते हुए बहुत से देश कह रहे हैं कि भाई या तो चीन को या भारत को इसका सदस्य बन जाना चाहिए, ताकि इन देशों का भी विकास हो और उनका भी विकास हो। भारत की कंपनी वहां जाके इन्वेस्ट कर सके, वहां की कंपनी यहाँ के इन्वेस्ट कर सके। तो भारत को इसमें सदस्यता तो मिली नहीं, लेकिन भारत ने क्या किया है, अपनी व्यापार के प्रति रुचि दिखाई है और कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। याद रखना है पेपर से कि भारत ने आसियान के 3 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। मुक्त व्यापार का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता बोलते हैं। कौन कौन से देश है, सिंगापुर से कर रखा है, थाईलैंड से कर रखा है और मलेशिया से। इन 3 देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता कर रखा है। इसके अलावा 1991 में भारत ने कहा था, पूर्व की ओर देखो, 1991 में भारत के जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जो वित्त मंत्री थे उनका कहना था, उसका कहना था कि भारत को ना आसियान देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए अच्छे इस टाइम पे, इसीलिए हमें उस तरफ देखना चाहिए और दुनिया की तरफ मत देखो, क्योंकि वो काफी तेजी से विकास कर रहे हैं, तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। वो छोटे से देश हैं, अगर उन देशों के साथ हमारा संबंध हो जाएगा ना, अगर आप मैप में भी देखोगे ग्लोबली, तो आप पाओगे कि भारत इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा दिख रहा है, और देखो यहाँ पर ये सारे देश मिलकर भी इतने बड़े नहीं हो पा रहे, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे भी इतने बड़े नहीं हो पा रहे। तो भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि भारत अगर इन देशों के साथ अपने संबंध अच्छे स्थापित कर लेता है तो क्या होगा, भारत अपना व्यापार उनमें ज्यादा बढ़ा देगा। ये सब भी जानते हैं कि अगर इतने बड़े देश के साथ हमने शामिल कर लिया ना तो हमारा अस्तित्व खत्म होने लगेगा, हम पे दबदबा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग हमें शामिल भी नहीं करते। तो ध्यान रखना है, पूर्व की ओर देखो का मतलब है लुक ईस्ट पॉलिसी, इंग्लिश में बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। ये कब अपनाई थी, तो 1991 में। वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2014 में हमने इस नीति को बदल दिया, कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। केवल पूर्व की ओर देखने से कुछ नहीं होगा, उन देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। और ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या किया गया था, अच्छे संबंध स्थापित किए गए थे। आगे बात समझ में, 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया और 2010 से ये क्या हो गया, लागू हो गया। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई?
इसके अलावा आसियान देशों ने अपनी सदस्यों की आपसी विवादों को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय मंच का या क्षेत्रीय संगठनों का भी गठन किया है। ये भी याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चीन के बारे में पेपर में बहुत बार आता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए क्या कदम किए, या चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए क्या कदम उठाए। तो 1949 में चीन में एक साम्यवादी क्रांति हुई जो माओ के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में हुई? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि चीन की साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई, तो माओ के नेतृत्व में हुई थी। और उसके बाद में चीन एक जनवादी गणराज्य बना 1949 में। कब बना? 1949 में। और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सारे काम किए। जैसे सबसे पहला उसने क्या किया कि समाजवादी मॉडल को अपनाया, जो कि रूस से उसने अडॉप्ट किया था या सोवियत संघ से अडॉप्ट किया था। दूसरी बात, चाइना ने क्या किया, अपने देश के नागरिकों के लिए जितने भी संसाधन थे उन संसाधनों का तेजी से उपयोग किया, लेकिन जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने से उसका विकास ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद में उसने कृषि के तरीके भी पुराने अपना रखे थे तो ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन उसने उत्थान के लिए क्या किए, सबसे पहले 1972 में उसने क्या किया, अपना एकांतवास समाप्त कर दिया। एकांतवास समाप्त करके अमेरिका से संबंध स्थापित किए। 1973 में जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, उन्होंने कृषि, उद्योग और सेवा और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, उसको उसने मॉडर्न बनाने के लिए कहा। उसने कहा कि हम पुरानी पद्धति को अपना रहे हैं, हमें नए तरीके अपनाने चाहिए अगर हमको विकास करना है तो। इसके बाद में 1978 में उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई चीन ने। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? देंग शियांगपेंग, ये नाम है उसका, नाम थोड़ा अजीब सा है तो याद करना है। 1982 में उन्होंने खेतों का निजीकरण कर दिया। 1998 में उन्होंने उद्योगों का निजीकरण कर दिया। और आगे चल के चीन ने सेज बनाया। सेज बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। आज के ज़माने में चाइना के जितने भी इंटरनेशनल व्यापार होते हैं वो सारे के सारे वो खुद ही कंट्रोल करता है। चीन पहले WTO का मेंबर नहीं था। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इससे इसका व्यापार क्या हो गया, बढ़ने लगा। चीन के पास विदेश की मुद्रा का बहुत ज़्यादा भंडार है, यानी चीन में बहुत ज़्यादा जो है विदेशी इन्वेस्टमेंट होती है जो इसको फायदा पहुंचाती है। अब चीन की अर्थव्यवस्था का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। चीन में जनसंख्या बढ़ी है जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। चीन के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है चीन के अंदर लोगों को? कि चीन में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पर लोगों को अधिकार कम मिलते हैं। महिलाओं को रोजगार जैसे फैक्ट्री में, हमारे इंडिया में भी है, फैक्ट्री में महिलाएं काम जाती है करने, उन्हें उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। काम उनसे 8,000 10,000 का कराया जाता है, सैलरी 5,000 4,000 6,000 ऐसे दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। इसके अलावा गांव और शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का इनकम में बहुत अंतर है। गाँव में बहुत कम लोग कमाते हैं और शहरों में बहुत ज़्यादा कमाते हैं। वहाँ पर चाइना में पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा हानि नुकसान पहुँचाना पड़ रहा है विकास की वजह से। और चीन की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार सरकारें भी है, लेकिन भारत से कम है। भारत से विकास में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है चीन के बारे में मैंने बता दिया। अब भारत चीन के संबंध है, तो भारत चीन के संबंध आपको पता है अच्छे भी और बुरे भी हैं। खट्टे मीठे संबंध रहे, खराब संबंध ही रहे। वैसे व्यापारिक संबंध अच्छे, क्योंकि सबसे पहले 1954 में चाइना से हमारा समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, इस समझौते के बाद में हमारे पंचशील समझौते में ये हुआ था कि हिंदू चीनी भाई भाई का नारे लगे थे समझौते। पंचशील जो समझौता था, ये समझौता हुआ, हिंदू चीनी अच्छे से हमारे संबंध स्थापित हुए। और भारत पहला देश था जो चाइना को सपोर्ट करने वाला देश था कि हाँ भाई साम्यवादी कोई देश बन गया। लेकिन आगे चल के मैंने बताया 1959 में तिब्बत के विवाद को लेकर चाइना से हमारा युद्ध हो गया और इस युद्ध में हम हार जाते हैं। हम इस युद्ध में क्या होता है, बुरी तरीके से हार जाते हैं। और साथ ही साथ इस युद्ध की वजह से भारत और चीन के संबंध खराब हो गए। 1976 तक भारत के संबंध पूरी तरीके से खराब रहे और इसके बाद धीरे धीरे भारत के संबंध सुधरने शुरू हुए जब हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां की यात्रा करी। इसके बाद में चाइना जब परमाणु परीक्षण कर रहा था और फिर चाइना के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया, तो भारत ने भी 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया। तो उसके बाद भारत और फिर दोबारा से चाइना के संबंध क्या हो गए, खराब हो गए। चाइना आज के जमाने में हिंद महासागर, आपको पता है नीचे हिंद महासागर है पूरा, यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। मालदीव, श्रीलंका, इनसे चाइना ने अच्छे संबंध बना लिए हैं।
म्यांमार, बांग्लादेश, इनसे चाइना ने संबंध अच्छे बना लिए और चारों तरफ से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत को वो चाहता है कि भारत को कमजोर कर दूं, भारत ज्यादा ताकतवर ना बन पाए। ठीक है, इसीलिए भारत और चाइना के संबंध जो है वो खराब रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जापान वाला आपकी बुक में दिया नहीं गया है, तो लास्ट में एक पेज दिया गया है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, आज इतना ही छोड़ देते हैं।